हम सब लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इंसान जिस जगह पैदा होता है वहाँ की जबान बिना किसी के सिखाए खुद ब खुद सीख लेता है। एक इंसान किसी भी तरह का सेंटेंस बोल सकता है, ऐसे सेंटेंसेस भी जो उसने पहले कभी नहीं सुने। लैंग्वेज एक ऐसी एबिलिटी है जो इंसानों को दूसरी स्पीशीज से अलग करती है। इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा राज यही है कि उसने चीजों को नाम देकर उनके बारे में बात करना सीख लिया। लेकिन इस ग्रेट ह्यूमन इन्वेंशन की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, आज बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के बारे में। जब हमें किसी चीज के ओरिजिन के बारे में जानना होता है तो हम पुराने आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखते हैं। इंसान कहाँ से आया उसके लिए स्केलेटन्स को देखते हैं। सिविलाइजेशंस कैसे बनी उसके लिए खंडरात और पुरानी बिल्डिंग्स को देखते हैं। लेकिन अगर हमें लैंग्वेज के ओरिजिन का पता करना हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले लिखे हुए अल्फाज 2690 कबले मसीह में इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स की शक्ल में मिलते हैं, लेकिन रिटन लैंग्वेज से पहले स्पोकन लैंग्वेज डेवलप हुई। स्पोकन वर्ड यानी आवाज का कोई फॉसिल नहीं होता। जैसे ही आप कुछ बोलते हैं चंद ही लम्हों में वो खत्म हो जाता है। फिर लैंग्वेज के ओरिजिन्स के बारे में कैसे पता लगाया जाए? इंसान ने कब जबान बोलना शुरू की, कैसे बोलना शुरू की और अर्ली लैंग्वेज कैसी होती थी? लैंग्वेज कैसे शुरू हुई इसकी मुख्तलिफ हाइपोथेसिस पेश की गई हैं। अलबत्ता साइंटिस्ट का कुछ बातों पर एग्रीमेंट है। लिंग्विस्ट और बायोलॉजिस्ट का मानना है कि इंसान को स्पीच और लैंग्वेज की एबिलिटी डेवलप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप से गुजरना पड़ा। सबसे पहले इंसान को एक ऐसे दिमाग की जरूरत थी जो लैंग्वेज की कैपेसिटी रखता हो, और दूसरा ये कि उसके पास बोलने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो जिसके जरिए से स्पीच पैदा हो सके। एवोल्यूशन के मुताबिक आज का इंसान, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, तकरीबन 4 लाख साल पहले वजूद में आया। इंसानों की पुरानी स्पीशीज के स्कल्स को देखने से पता चलता है कि इंसान का दिमाग वक्त के साथ बड़ा होता जा रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इंसान की हर नई स्पीशी का दिमाग पिछली स्पीशी से बड़ा है। ब्रेन के साइज के बड़े होने के साथ साथ ब्रेन में मुख्तलिफ कामों के लिए स्पेशलाइजेशन भी बढ़ती जा रही थी। अगर इंसानी दिमाग को देखा जाए तो उसमें लैंग्वेज के लिए अलग से एरियाज हैं। मिसाल के तौर पर ब्रोकास एरिया स्पीच प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रेन का ये हिस्सा डैमेज हो जाए तो इंसान रवानी के साथ बात नहीं कर सकेगा। इसी तरह ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा, जिसे वर्निकीज एरिया कहा जाता है, स्पीच कॉम्प्रिहेंशन यानी जबान को समझने के लिए स्पेशलाइज्ड है। अगर ये हिस्सा डैमेज हो जाए तो इंसान को जबान समझ नहीं आएगी, लेकिन वो रवानी के साथ सेंटेंसेस बोल सकता होगा। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि इंसान की पिछली नस्ल होमो हैबिलस तक पहुंचते पहुंचते इंसान में लैंग्वेज से रिलेटेड ब्रेन एरियाज डेवलप हो चुके थे, यानी आहिस्ता आहिस्ता इंसान लैंग्वेज की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन सिर्फ ब्रेन के साइज का बड़ा होना लैंग्वेज के लिए काफी नहीं था। निएंडरथैल्स का दिमाग होमो सेपियंस से भी बड़ा था, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं बोल पाए क्योंकि स्पीच के लिए एक इफेक्टिव वोकल एपरेटस की भी जरूरत थी। लैंग्वेज एवोल्यूशन की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस तब शुरू हुई जब तकरीबन 4 मिलियन साल पहले इंसान 2 पैरों पर चलना शुरू हुआ। 2 पैरों पर चलने की वजह से यानी बायपीडलिज्म की वजह से इंसान में बहुत से चेंजेस आए। इंसान का वोकल एपरेटस पूरी तरह से चेंज हो गया। उसकी लैरिंक्स नीचे की तरफ आ गई और वोकल ट्रैक वर्टिकल होकर एल शेप में कन्वर्ट हो गया। चूंकि लैरिंक्स टंग के साथ कनेक्टेड थी, इंसान की टंग पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो गई। यूविला और एपिग्लॉटिस एक दूसरे से अलग हो गए। वोकल चैम्बर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक ओरल कैविटी और दूसरी फेरेंजियल कैविटी। आ, ई, उ, ए, ओ। अगर आप अर्ली ह्यूमंस या एप्स की लैरिंक्स को देखें तो वो बहुत ऊपर होती है, जिसकी वजह से वो खाने के साथ साथ आवाज भी पैदा कर सकते हैं। अलबत्ता उनके पास मुख्तलिफ आवाजें निकालने की कैपेसिटी नहीं होती। वो सिर्फ वॉवल वाले साउंड्स निकाल सकते हैं, जबकि इंसान कॉन्सोनेंट्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा हायोइड बोन की डेवलपमेंट भी लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए जरूरी समझी जाती है। इन एवोल्यूशनरी तब्दीलियों की वजह से होमो सेपियंस के अराइवल तक इंसान लैंग्वेज प्रोडक्शन की एबिलिटी डेवलप कर चुका था। अब उसे जरूरत थी किसी इम्पेटस की, एक ऐसा इवेंट या मेथड जो लैंग्वेज के ओरिजिन का बाइस बने। इस हवाले से बहुत सी हाइपोथेसिस पेश की गई हैं। आइए हम चंद सबसे पॉपुलर हाइपोथेसिस को देखते हैं। पहली थ्योरी ये है कि इंसान ने नेचुरल साउंड्स को सुनकर उन्हें मिमिक करना शुरू कर दिया और जो आवाजें उन्होंने निकाली वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो गई। इस परिंदे की आवाज सुनिए और बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए। इसका नाम है कुकू। अब ये आवाज सुनिए और बताइए इसे क्या कहना चाहिए।
इसे अंग्रेजी में स्प्लैश कहा जाता है। इस थ्योरी से नेचुरल साउंड्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन नेचुरल साउंड्स तो बहुत लिमिटेड हैं और ह्यूमन वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, तो फिर बाकी वर्ड्स कैसे ओरिजिनेट हुए होंगे? इसी से मिलती जुलती एक दूसरी थ्योरी ये है कि इंसान और दूसरे जानदार कुछ एक्शंस के रिएक्शन में कुछ आवाजें निकालते हैं। उन आवाजों को इंसान ने वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर जब किसी इंसान को चोट लगती है तो खुद ब खुद उसकी जबान से आउच या इससे मिलता जुलता कोई वर्ड निकलता है। लेकिन इस तरह की इंस्टिंक्टिव क्राइज और इंटरजेक्शंस तो बाकी जानवरों में भी होती हैं, तो फिर उनमें लैंग्वेज क्यों डेवलप ना हो पाई? मदर चाइल्ड हाइपोथेसिस ये कहती है कि दो पैरों पर चलने की वजह से इंसान की पेल्विस में तब्दीलियां आई। ह्यूमन फीमेल की बर्थ कैनाल नैरो हो गई। हम पहले देख चुके हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान का दिमाग बड़ा हो रहा था। एक तरफ इंसान का दिमाग बड़ा हो रहा है और दूसरी तरफ फीमेल पेल्विस छोटी हो रही है, जिसकी वजह से बर्थ के टाइम पर बड़े दिमाग का छोटे पेल्विस से निकलना नामुमकिन था। इसलिए इंसान ने बच्चे को प्रीमेच्योरली पैदा करना शुरू कर दिया। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दिमाग फुली मैच्योर नहीं होता। यही वजह है कि इंसान का बच्चा माँ की सपोर्ट के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे जानवरों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते हैं। प्रीमेच्योर पैदा होने की वजह से ये बच्चा हर वक्त रोता रहता था। इसे माँ की एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत थी, इसीलिए माँ बच्चे को एक हाथ से गोद में लेकर चलने लगी ताकि उसे तसल्ली दे सके, जिसकी वजह से माँ और बच्चा आपस में मुख्तलिफ आवाजें निकालकर एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ लोगों के मुताबिक लैंग्वेज यहाँ से शुरू हुई। जेस्चरल थ्योरी ये कहती है कि जब इंसान दो पैरों पर चलने लगा तो उसके दोनों हाथ फ्री हो गए। इंसान ने इन हाथों को इशारों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ इन इशारों के साथ आवाजें लिंक हो गई और फिर इंसान आवाजों के साथ इशारे करने लगा। लेकिन बाद में जब इंसान ने टूल्स डेवलप कर लिए तो उसके हाथों में हर वक्त टूल्स होते थे, इसलिए हाथों से इशारे करना मुश्किल हो गया, जिसके बाद उसने सिर्फ आवाजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ से लैंग्वेज का आगाज हुआ। आवाज के जरिए से इशारा करने का एक फायदा ये भी था कि इंसान अंधेरे में भी बातचीत कर सकता था। इसीलिए आज भी जब हम बातचीत करते हैं तो बोलने के साथ साथ हमारे हाथ भी चलने लगते हैं। जेस्चरल थ्योरी की सपोर्ट में एक और एग्जाम्पल साइन लैंग्वेज है। गूंगे और बहरे लोग साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि साइंटिस्ट कांजी नामी एक बोनोबो चिंपैंजी को बहुत से साइन सिखाने में कामयाब हो गए, जिससे ये सजेशन मिलता है कि शायद इंसान ने भी पहले जेस्चर्स या साइंस का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट किया होगा। एक बच्चा कैसे जबान सीखता है, इसके लिए दुनिया में दो मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। एक बिहेवियरिज्म और दूसरा बायोलिंग्विस्टिक्स कहलाता है। बिहेवियरिज्म का बेसिक आइडिया ये है कि सब बिहेवियर्स एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से पैदा होते हैं। बिहेवियरिज्म के मुताबिक इंसान लफ्जों को मिमिक करते करते लैंग्वेज सीख लेता है। जब बच्चा सही लफ्ज बोलता है तो उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है, यानी उसे शाबाशी दी जाती है और इनकरेज किया जाता है। जब बच्चा किसी लफ्ज को गलत बोलता है तो उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है, यानी उसे इनकरेज नहीं किया जाता या उसे सजा दी जाती है। इस प्रोसेस को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ऐसा अमल जिससे बच्चे का बिहेवियर बढ़े उसे रीइंफोर्सर कहा जाता है। रीइंफोर्सर्स में शाबाशी देना, गले लगाना और इस जैसे दूसरे रवैये शामिल हैं। इस तरह बच्चा इमिटेशन और फिर रीइंफोर्समेंट के जरिए से सारे लफ्ज और फिर सेंटेंसेस बोलना सीख लेता है। लेकिन बिहेवियरिज्म को बहुत से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। क्रिटिक्स ने यह कहा कि एनवायरनमेंट में इतने रीइंफोर्सर्स हैं ही नहीं जितने लफ्ज बच्चा बोलना सीख लेता है। इतने स्टिमुलस ही नहीं होते जितने लफ्ज बच्चा सीख लेता है। इसके अलावा बच्चा इन लफ्जों को मिलाकर ऐसे नए जुमले भी बना लेता है जो उसने पहले कभी नहीं सुने होते। 1959 में नोम चॉम्स्की ने बिहेवियरिज्म को क्रिटिक किया और बिहेवियरिज्म के मुकाबले में अपनी लिंग्विस्टिक थ्योरी पेश की। चॉम्स्की का कहना था कि लैंग्वेज एक इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है कि उसे सिर्फ रीइंफोर्समेंट के जरिए से सीखना नामुमकिन है। ह्यूमन लैंग्वेज एक बिल्कुल यूनिक फिनोमेनन है और लोअर एनिमल्स की लैंग्वेज को इंसानों की लैंग्वेज से कंपेयर करना ठीक नहीं। हर इंसान कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है या सीखने की कैपेसिटी रखता है। चॉम्स्की का कहना था कि इंसान के ब्रेन में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो उसे बोलने की और लैंग्वेज समझने की एबिलिटी देते हैं। चॉम्स्की ने इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा। इस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में लैंग्वेज से रिलेटेड रूल्स होते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसे ही होती है जिससे ब्रेन की दूसरी कैपेसिटीज डेवलप होती हैं।
यानी बच्चा बर्थ के वक्त एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता, बल्कि पहले से लैंग्वेज सीखने का एक टूल लेकर पैदा होता है। बच्चा इन्नेटली बगैर किसी के सिखाए हुए सिंटैक्स और ग्रामर की नॉलेज रखता है और वो दुनिया में जो भी लैंग्वेज सुनता है उसे सही ग्रामर और सिंटैक्स के साथ सीख लेता है। बच्चे को जबान सिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद उसे सीख लेता है। बच्चे के दिमाग में लैंग्वेज से रिलेटेड एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो उसकी लैंग्वेज सीखने को फैसिलिटेट करते हैं। चॉम्स्की ने इन इनबॉर्न सेट ऑफ रूल्स को यूनिवर्सल ग्रामर कहा। चूंकि सब लैंग्वेजेस यूनिवर्सल ग्रामर के रूल्स को फॉलो करती हैं और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के जरिए से एक्वायर होती हैं, इसलिए दुनिया की सब लैंग्वेजेस के ग्रामर के रूल्स एक जैसे होते हैं। यानी सब लैंग्वेजेस में नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव्स वगैरह होते हैं। चॉम्स्की की इस थ्योरी को मिक्स रिव्यूज मिले हैं। चॉम्स्की ने खुद भी अपने व्यूज को कई मर्तबा करेक्ट करके रिफॉर्म किया है, लेकिन आज भी लिंग्विस्ट ओरिजिन और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में कंफ्यूज दिखाई देते हैं और अभी तक हमें ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का सही से पता नहीं चल पाया है। आपको इन थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी ठीक लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।